हेलो एवरीवन, दिस इज़ धनंजय गौतम। आज हम बात करेंगे ऑप्शनल प्रेपरेशन के बारे में। तो जिन लोगों को भी ऑप्शनल प्रेपरेशन में थोड़ी सी भी दिक्कत आ रही है, जिन्होंने क्लास करी है, नहीं करी है, नोट्स बनाए हैं, नहीं बनाए हैं, डजेंट मैटर। आप एक बार इस स्ट्रेटजी को सुनिए और अपनी ऑप्शनल प्रेपरेशन स्ट्रेटजी को अलाइन की करने की कोशिश कीजिए। और आप इस स्ट्रेटजी को सुनने के बाद आपको ये लगेगा कि जो भी आप अभी तक कर रहे थे तो वो ठीक था या नहीं था, और अगर नहीं था तो सुधारने की प्लीज़ कोशिश कीजिए। तो ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैंने ऑप्शनल में 4 मेंस लिखे हैं सीएसई के और 2 मेंस लिखे हैं फॉरेस्ट सर्विसेज के। तो मैंने 3 ऑप्शनल्स प्रिपेयर किए हैं और उनमें अच्छे नंबर लाए हैं। 270 मेरे 3 बार क्रॉस हुए हैं। तो आप इस स्ट्रेटजी को सुनने के बाद आइडिया लगा सकते हैं। तो ऑप्शनल प्रेपरेशन चाहिए क्यों, मतलब क्यों एक स्ट्रेटजी की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जो भी ट्रेडिशनल स्ट्रेटजी हम फॉलो करते हैं ऑप्शनल प्रेपरेशन की, उसमें कई सारे ड्रॉबैक्स हैं हमारे। तो पहले उन ड्रॉबैक्स को लर्न करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिनसे कि हम सीखेंगे। तो सबसे पहला ड्रॉबैक ये आता है कि रिसोर्सेज मल्टीपल हो जाते हैं। रिसोर्सेज हो जाते हैं मल्टीपल, और मल्टीपल करने के अलावा आपके पास कोई चारा भी नहीं है। क्या क्या रिसोर्सेज हो जाते हैं कि पहले तो आपका कोचिंग मटेरियल हो जाता है, क्योंकि बिना कोचिंग के ऑप्शनल बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। कोचिंग मटेरियल हो जाता है, ठीक है। तो वो प्रिंटेड मटेरियल होता है कोचिंग का, तो वो भी एक बहुत सारा हो जाता है, प्रिंटेड मटेरियल होता है वो, ठीक है। तो करीब 1500 टू 2000 पेजेस का होता है वो मटेरियल, ठीक है। तो इसको करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। और उसके बाद जिस कोचिंग ने आपको मटेरियल दिया है, उसके टीचर खुद ही बुक सजेस्ट करते हैं कि ये बुक पढ़ लो, वो बुक पढ़ लो। तो तकरीबन 5-6 बुक्स हो जाती हैं ऑप्शनल पढ़ने की, ठीक है। और अगर 5-6 नहीं है तो 2-3 तो एटलीस्ट होती ही हैं। बट इन माई एक्सपीरियंस एवरी ऑप्शनल हैज़ दीज मच ऑफ बुक्स दैट यू हैव टू रीड अलॉन्ग विद योर कोचिंग मटेरियल नोट्स। उसके बाद अपना क्लास नोट्स भी हो जाते हैं। आप सबने कोचिंग करी होगी, नहीं करी होगी, तो क्लास नोट्स बहुत सारे हो जाते हैं, है ना। फिर टेस्ट सीरीज़ बहुत सारी हो जाती हैं। टेस्ट सीरीज़ आप एक कोचिंग की नहीं लेते, दो दो तीन तीन की लेते हो, फिर टेस्ट सीरीज़ बहुत सारे हो जाते हैं। फिर आप मार्केट से बहुत सारा मटेरियल खरीदते हो, है ना। कुछ भी टिप्स आ गई, कुछ भी नए क्वेश्चंस आ गए, मटेरियल आ गया उस कोचिंग के रिगार्डिंग, ठीक है। या फिर एसोसिएटेड रिपोर्ट्स आ गई, ठीक है, रिसर्च पेपर्स आ गए, तो वो सब पढ़ते हो आप, ठीक है। फिर पीवाई क्यूज सबसे बड़ा होता है, पीवाई क्यूज। तो इतना सारा आपको करना रहता है, ठीक। और इस पूरे प्रोसेस में जो है आपके 5-6 मंथ्स लग जाते हैं। 3 महीने की तो कोचिंग ही हो जाती है, 3 से 4 मंथ्स की, ठीक है। उसके बाद आप ये सारा मटेरियल पढ़ते हो, एब्जॉर्ब करते हो, तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है और आपका हो जाता है दिमाग ख़राब कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। जो भी कंसेप्ट आपके कुछ क्लियर होते हैं, कुछ आधे अधूरे रह जाते हैं, ठीक है। उसके बाद भी जब आप मेंस में बैठते हो तो आप आंसर नहीं कर पाते हो, आंसर नहीं कर पाते हो। हैफेजर्ड मैनर में आंसर करते हो, ठीक है। इंट्रो में कुछ लिखते हो, बॉडी में कुछ लिखते हो, स्ट्रक्चर नहीं कर पाते हो। तो जो भी आंसर के होते हैं, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, ठीक है। फिर बॉडी में आपका स्ट्रक्चर बनना होता है प्रॉपर, ठीक है। उस स्ट्रक्चर में भी आपका सब स्ट्रक्चर बनना होता है कि पहले तो मेन हेडिंग हो गई, उसके बाद सब हेडिंग्स हो गई, उसके बाद पॉइंट्स आ गए, ठीक है। उसके बाद उन पॉइंट्स का भी आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। पॉइंट्स का स्ट्रक्चर जैसे कि पहले आर्गुमेंट लिखना है, फिर एग्जाम्पल लिखना है, ये पॉइंट्स का स्ट्रक्चर होता है कि 3 लाइन से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको लर्न करने में अदर 3 to 4 मंथ्स लग जाते हैं। आपने देखे होंगे कई सारे कैंडिडेट्स, और आप खुद भी होंगे, कि 2 से 3 मेंस दे लिए, 4 मेंस दे लिए, बट स्टिल ऑप्शनल में 250 क्रॉस करना काफ़ी बड़ी मुश्किल हो जाती है आपके लिए। तो ऐसा क्या करना चाहिए कि कम से कम टाइम में आपका ऑप्शनल प्रिपेयर हो जाए, विद नोट्स हो जाए, है ना, और दोबारा नहीं पढ़ना पड़े, ठीक है। उसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि ऑप्शनल की बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं ऑप्शनल पढ़ने की, ठीक है। और ऑप्शनल पढ़ने के बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक है। बेनिफिट्स हैं कुछ ऑप्शनल में जो कि आपको एडवांटेज देते हैं जीएस के ऊपर। दे हैव सम एडवांटेज ओवर जीएस। क्या है ऐसा एडवांटेज ऑप्शनल पढ़ने का? तो एक बार पढ़ लिया आपका, फिर श्योर शॉट हो गया। आप कभी भी मेंस देंगे तो आपका एक ऑप्शनल प्रिपेयर होगा, एटलीस्ट आपको ऑप्शनल में श्योरिटी होगी कि मेरे 270 प्लस 300 प्लस आ ही रहे हैं,
ठीक है। 270 प्लस तो गारंटीड है, 300 प्लस आपकी आंसर राइटिंग स्किल पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन मैंने ये देखा है कि अगर आप आंसर राइटिंग स्किल्स जिस तरीके से मैं बताऊंगा उस तरीके से करोगे तो 300 प्लस बिल्कुल एश्योर्ड है, ठीक है। तो आते हैं कि फीचर्स क्या होते हैं ऑप्शनल के, कि एडवांटेजेस क्या हैं ओवर जीएस। पहली चीज़ है कि सिलेबस रहता है स्टैटिक, स्टैटिक सिलेबस रहता है। अब आप बोलेंगे कि मेरा पीएसआईआर ऑप्शनल है, सोशियोलॉजी ऑप्शनल है, पबेड ऑप्शनल है, तो उसमें स्टैटिक सिलेबस तो नहीं रहता है इसमें। मैं ये बता रहा हूँ स्टैटिक रहता है, मेरी बात सुन लो, मेरा पबेड ही ऑप्शनल था, सबसे ज़्यादा डायनामिक ऑप्शनल है। स्टैटिक सिलेबस ये रहता है जो 5 साल पहले क्वेश्चन आया था वही क्वेश्चन आ रहे हैं, बस थोड़े बहुत एग्जाम्पल चेंज करने, और वो एग्जाम्पल जो है ज़्यादा नहीं करने, जो भी आप जीएस में पढ़ रहे हो उससे ही काम बन जाता है आपका नए एग्जाम्पल्स में। तो मोर और लेस सिलेबस रहता है स्टैटिक ऑप्शनल का। तो वन टाइम कंप्लीशन चाहिए आपको, एक बार कंप्लीट अच्छे से कर लिया, उसके बाद आपको जो आपने प्रिपेयर किया है बस वही पढ़ना है, ठीक है। दूसरी चीज है ऑप्शनल की कि देर इज नो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन। जीएस में आपने सुना होगा ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, समझ ही नहीं आया, ठीक है। और तो नो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन सिलेबस से ही आते हैं, जो भी सिलेबस है डिफाइंड सिलेबस है उसी से सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और हर साल आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यू एडिशन करनी है, और वैल्यू एडिशन करने में 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं लगता। मीन्स आपने अभी ऑप्शनल प्रिपेयर किया तो मेंस में आपको 1 हफ्ते काम करना है कंटेंट पे, बाकी आप प्रैक्टिस पे काम करोगे। 1 वीक कंटेंट ओनली आफ्टर प्रीलिम्स, तो इतना काम करना है आपको ऑप्शनल में, ठीक है। अब बात ये आती है कि जब आपने सारा ये कर लिया, कई लोगों ने नहीं भी किया होगा लेकिन कुछ लोगों ने कर लिया, उसके बाद भी उनके आंसर अच्छे नहीं आते और वो सॉल्यूशन नहीं कर पाते उस चीज़ का, तो उसके क्या रीजंस हैं? रीजंस फॉर बैड परफॉर्मेंस। तो सबसे पहला रीज़न है कि आपने जो भी गैदर किया है 5-6 मंथ्स में उसको आप कंसोलिडेट नहीं कर रहे हो। देर इज़ नो कंसोलिडेशन, सारा स्टैगर्ड है, ठीक है। सारे सोर्सेज हैं, इतने सारे सोर्सेज हो जाते हैं, कोर्स मटेरियल मिला के, फिर आपके नोट्स मिला के, फिर आपके टेस्ट सीरीज़ मिला के, टेस्ट सीरीज़ भी बहुत सारी हो जाती हैं, ठीक है। फिर इधर उधर से मटेरियल भी आप गैदर करते हो बुक्स मिला के, तो बहुत सारा मटेरियल हो जाता है, तो कंसोलिडेट नहीं होता है। दूसरा है यूपीएससी अलाइनमेंट नहीं होता है, कि जो भी आपने पढ़ा है उससे यूपीएससी को कोई लेना देना नहीं है। यूपीएससी के सेट क्वेश्चंस हैं, सेट पैटर्न है, उस पर ही यूपीएससी पूछता है, तो जो भी आपने पढ़ा है वो अलाइन है यूपीएससी के नहीं है तो आपको नहीं पता है ये, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है। और थर्ड रीज़न है लैक ऑफ प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस क्यों लैक होती है? क्योंकि आपका इतना सारा मटेरियल है, उसको पढ़ने में ही मेंस के ड्यूरिंग आफ्टर प्रीलिम्स जो है 2 महीने निकल जाते हैं, 2 से 3 महीने, तो आपको प्रैक्टिस का टाइम ही नहीं मिलता, फर्स्ट चीज़, ठीक है। और प्रैक्टिस का टाइम भी मिले तो आप रॉन्ग प्रैक्टिस करते हो। मान लो आप टेस्ट सीरीज भी लगा रहे हो, ठीक है, लेकिन टेस्ट सीरीज में आप ये नहीं जान रहे कि एक अच्छा मॉडल आंसर क्या होता है, ठीक है। वो कोई भी चेक करता है तुम्हारी कॉपी, फिर आपको नंबर दे देता है, उस नंबर पे आप खुश हो जाते हो, लेकिन एक माइन्यूट माइन्यूट आपको क्या क्या चेंजेस चाहिए वो आपको नहीं बताए जाते। और आपकी ऑलरेडी तैयारी इतनी हैफेजर्ड हो रखी है कि आप रॉन्ग प्रैक्टिस करते हो, फिर आप ना ट्रेंड हो जाते हो, मतलब मिस्टेक करने में ट्रेंड हो जाते हो आप, क्योंकि मिस्टेक बार बार कर रहे हो और आपका इंप्रूवमेंट हो नहीं रहा है, तो यू आर गेटिंग गुड एट मेकिंग मिस्टेक्स। मिस्टेक ट्रेंड हो जाते हो मिस्टेक करने में, ठीक है। तो ये चीज हमें रिजॉल्व करनी है। इन 3 चीजों को हमने रिजॉल्व कर लिया तो आपकी ऑप्शनल प्रिपरेशन एकदम परफेक्ट होगी, और मैं गारंटी दे सकता हूँ 300 प्लस आप मारोगे अगले साल, ठीक है। तो जिन्होंने भी ये अभी तक नहीं किया है वो उनके लिए बहुत अच्छा सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ, आप प्लीज़ सुनिए इसको, ठीक है। एक बार सुन ले, उसके बाद अपन अपना डिसीजन लें, ठीक है। तो क्या करना चाहिए ऑप्शनल में? सबसे पहले आता है सिलेबस ब्रेकअप। अब इसमें क्या करना है सिलेबस ब्रेकअप में? सिलेबस ब्रेकअप में आपको जैसे पेपर 1 है, पेपर 2 है, इसमें सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, फिर इसमें सेक्शन ए है, फिर इसमें सेक्शन बी है। अब आपको क्या करना है ना सिलेबस ब्रेकअप में,
सबसे पहले तो आपको ये करना है कि नंबर ऑफ चैप्टर्स डिसाइड करने हैं सेक्शन ए और सेक्शन बी में कितने हैं। ठीक है, कि जैसे मेरा पबेड ऑप्शनल था तो मैं अपने ऑप्शनल की बताता हूँ, और ये हर ऑप्शनल के लिए यही स्ट्रेटेजी काम करेगी, क्योंकि कंटेंट चेंज होता है जो भी आप पढ़ रहे हो, स्ट्रेटेजी आपकी वही रहती है बेसिकली। ठीक है, तो जैसे पेपर 1 में 12 थे मेरे चैप्टर्स और पेपर 2 में 14 थे चैप्टर्स, तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कीजिए। मैं एक मॉडल लेता हूं कि 10 चैप्टर्स हैं पेपर 1 में और 10 चैप्टर्स हैं पेपर 2 में। ठीक है, आप अपने ऑप्शनल के हिसाब से डिसाइड कीजिए कि आपके पेपर में कितने ऑप्शनल हैं, वो कितने चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो लेट्स से सेक्शन ए में 5 चैप्टर्स हैं, सेक्शन बी में 5 चैप्टर्स हैं, फिर सेक्शन ए में 5 चैप्टर्स हैं, सेक्शन बी में 5 चैप्टर्स हैं। ये आगे पीछे हो सकते हैं, मैं एक अंदाजा लेके चल रहा हूँ। ठीक है, और एक सेट पैटर्न लेके चल रहा हूँ आपको स्ट्रेटेजी समझाने के लिए। आप अपने हिसाब से इसको मॉड्यूलेट कर सकते हैं, किसी में 6 किसी में 7। ठीक है, अब आपको ये करना है, चैप्टर के नाम लिखने हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 चैप्टरों के नाम लिखने हैं। उन चैप्टरों के नाम लिख के ना आपको टॉपिक्स देखने हैं कितने हैं। जैसे चैप्टर 1 में आपके हो गए 5 टॉपिक्स, चैप्टर 2 में कितने टॉपिक्स हो गए, लेट से 5 टॉपिक्स। तो मैं एवरेज लेके चल रहा हूँ, आपके चैप्टर 1 में 10 टॉपिक्स हो सकते हैं, चैप्टर 4 में 2 टॉपिक्स हो सकते हैं, ऑन एन एवरेज लेके चल रहा हूँ मैं। ठीक है, 5 टॉपिक्स, तो ऐसे 5 चैप्टर्स में, ठीक है, आपके कितने हो गए 25 टॉपिक्स। तो आप इन टॉपिक्स के नाम भी लिखेंगे। ठीक है, मैं बताता हूँ किस में लिखना है, कैसे लिखना है, वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी आप ये जानिए कि स्ट्रक्चर कैसे करना है सिलेबस को। ठीक है, फिर सेक्शन बी में आपके 5 चैप्टर्स हो गए और हो गए 25 टॉपिक्स सिमिलरली। तो आपके कितने टॉपिक्स हो गए, 50 टॉपिक्स हो गए ऑन एन एवरेज। ठीक है, फिर सेक्शन ए में क्या होगा, इसमें पेपर 2 में, इसमें भी 25 टॉपिक्स हो गए, 5 चैप्टर्स 25 टॉपिक्स, इसमें भी 5 चैप्टर 25 टॉपिक्स। ऐसे आपको एक शीट बनानी है मतलब एक कॉपी में शुरू में शीट बनानी है, उसमें ऐसे टॉपिक्स वाइज लिखने हैं आपको खुद। मार्केट में जो बुक्स आती है उसमें सिलेबस अरेंज्ड है, उससे मतलब नहीं है, ये टॉपिक्स लिखने हैं। और ये टॉपिक्स आप कैसे डिसाइड करोगे, ये टॉपिक्स आप डिसाइड करोगे यूपीएससी ने जो सिलेबस दिया है, यूपीएससी सिलेबस के हिसाब से डिसाइड करोगे, नॉट बाई एनी बुक सिलेबस और बाई एनी कोचिंग सिलेबस। ठीक है, तो ये यूपीएससी ने जो सिलेबस दिया है उसकी शीट में, तो उससे डिसाइड करोगे आप ये टॉपिक्स कितने हैं। ठीक है, नॉट बाई योर बुक्स और योर कोचिंग मटेरियल। ठीक है, तो उससे आप डिसाइड करोगे। तो पहले आपने ये डिसाइड कर लिया। ठीक है, अब आपको एक कॉपी बनानी है, उसको कहेंगे प्रोबेबल क्वेश्चन कॉपी, प्रोबेबल क्वेश्चन कॉपी। ठीक है, अब इसके बेनिफिट्स मैं बाद में बताऊंगा कि ये सब जो मैं स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, इस स्ट्रैटेजी के बाद आपको कैसा लगेगा तैयारी करने में, वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी बस सुन लीजिए ध्यान लगा के। एक प्रोबेबल क्वेश्चन कॉपी बनानी है। इस कॉपी में क्या करना है आपको, इस कॉपी में एक बनाएंगे इंडेक्स। ठीक है, और ये रहेगी कॉपी पतली, नियरली 100 पेजेस की कॉपी रहेगी, बस 100 पेजेस मैक्स। अगर 50 पेजेस की बन जाए तो 50 पेजेस की बना लो, 50 पेजेस की बना लो कॉपी, नॉट मोर देन 50 पेजेस। अब 50 पेजेस की कॉपी बनानी है, पहले इसमें इंडेक्स बनाना है। ठीक है, और ये कॉपी पेपर 1 और पेपर 2 की रहेगी अलग, है ना। तो पेपर 1 की कॉपी बनाएंगे आप पहले, उसमें सेक्शन ए सेक्शन बी रहेगा, सेक्शन बी। ठीक है, इसमें 5 चैप्टर्स रहेंगे और 25 टॉपिक्स रहेंगे। ठीक है, 5 चैप्टर्स 25 टॉपिक्स, ये लिखेंगे आप इंडेक्स में। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब मैं बताता हूं, ये बहुत जरूरी चीज है। ठीक है, लेने हैं लास्ट 7 ईयर्स पेपर। ठीक है, पोस्ट 2015, और जाएंगे बैकवर्ड्स, बैकवर्ड्स जाएंगे। बैकवर्ड्स कैसे जाएंगे, 2023 का पेपर पहले लेंगे, फिर धीरे धीरे पीछे के पेपर पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, इसमें ये करेंगे कि जो भी टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, अब जो टॉपिक्स होते हैं ना आपके, जैसे जो 25-50 टॉपिक्स थे, 50 टॉपिक्स थे जो पेपर 1 में, ठीक है, उसमें भी एक क्रोनोलॉजी रहती है कि कोई भी एक टॉपिक पढ़ रहे हो ना, उसमें पहले ये चीज़ आती है, फिर उसके बाद ये पढ़ते हो, उसके बाद ये पढ़ते हो। कि कोई भी टॉपिक है, जैसे मेरे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लेट से साइमन ने एक टॉपिक था, तो उसमें पढ़ते थे कि साइमन की थ्योरी क्या है। ठीक है, फिर उसका पहले तो बैकग्राउंड पढ़ते थे उस थ्योरिस्ट का। ठीक है, फिर उसने थ्योरी क्या क्या दी है, फिर उन थ्योरी के सॉल्यूशंस क्या हैं। ठीक है, फिर थ्योरी के लिमिटेशंस क्या हैं। ठीक है, फिर उसके क्रिटिसिज्म्स वगैरह क्या हैं, और फिर
उस थ्योरी को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सब 5-6 चीज पढ़ते थे, तो ये भी एक क्रोनोलॉजी होगी टॉपिक्स की। आप अपने टॉपिक्स के हिसाब से डिसाइड कीजिए कि आपके उस टॉपिक की क्या क्रोनोलॉजी है। ठीक है, अब जो ये पेपर आप 2023 का पेपर लें, ठीक है, आप उसमें देखें कि चैप्टर 1 और टॉपिक 1, चैप्टर 1 और टॉपिक 1 में कौन सा क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो जैसे वो क्वेश्चन आया है उसको फिर इस क्रोनोलॉजी के हिसाब से आप लिख दीजिए। ठीक है, आप अपनी कॉपी में लिख दीजिए। और ये जो कॉपी है ये आप शीट भी बना सकते हैं, वर्ड में भी बना सकते हैं, ऑनलाइन भी बना सकते हैं, एवरनोट में भी बना सकते हैं, गूगल ड्राइव में भी बना सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, तो जब चैप्टर 1 टॉपिक 1 आपने क्वेश्चन नंबर 1 लिख दिया, फिर इसमें मान लो इस पेपर में आपके 2 क्वेश्चन आए हैं चैप्टर 1 टॉपिक 1 से, क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिया। ठीक है, फिर आप जाएंगे 2022 के पेपर में, फिर उसमें लेट से 2 क्वेश्चन आए हैं, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इस तरीके से लिख दिया। और लास्ट के 7 ईयर्स में जाते हैं तो लेट से इस टॉपिक के टोटल मिला के आपके आते हैं 10 क्वेश्चंस। ठीक है, 10 क्वेश्चंस, ये आपने 10 क्वेश्चंस एज इट इज लिख दिए, मतलब उस कॉपी में बस कॉपी कर लिए आपके PYQ से। अब ये 10 क्वेश्चंस आपने कर लिए, ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन लिखने, आंसर नहीं लिखने। अब ये 10 क्वेश्चंस आपने कर लिए, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको ये लगेगा कि ये जो 10 क्वेश्चंस मैंने लिख लिए इनको इस क्रोनोलॉजी के हिसाब से डिजाइन करो, मतलब ऊपर नीचे करो। आपने ऊपर नीचे कर दिए ये। ठीक है, कि क्वेश्चन नंबर 2 जैसे ऊपर आना था इस क्रोनोलॉजी के हिसाब से, तो इस तरीके से लगा दिए क्वेश्चंस, है ना। अब इन क्वेश्चंस को लगाने के बाद डुप्लीकेट करो, फर्स्ट क्रोनोलॉजी सेट विद क्रोनोलॉजी, सेट विद क्रोनोलॉजी। सेकंड आपका आता है डुप्लीकेट। अब डुप्लीकेट का क्या मतलब है, डुप्लीकेट का ये मतलब है कि जो भी क्वेश्चंस रिपीट हो रहा है, ठीक है, जो भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो उसको एक क्वेश्चन को रिमूव कर देंगे आप। ठीक है, या फिर क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे और ये क्वेश्चन नंबर 2 और लेट से क्वेश्चन नंबर 3 दोनों सिमिलर है, उनके आंसर सिमिलर होने हैं, तो आप क्वेश्चन नंबर 2 को 2 में ही डाल देंगे और करके ये डाल देंगे। तो आपका क्या होगा, इससे ना क्वेश्चन जो है आपके डुप्लीकेट होकर रह जाएंगे कम। ठीक है, कम रह जाएंगे, 7 to 8 क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि 2 क्वेश्चन आपके ऑलरेडी पूछ चुका है प्रीवियस ईयर्स में। ठीक है, तो यही सेम एक्सरसाइज जो है, यही सेम एक्सरसाइज यू हैव टू डू फॉर एवरी चैप्टर। फॉर 10 चैप्टर्स इन पेपर 1 यू हैव टू डू द सेम एक्सरसाइज। ठीक है, 10 चैप्टर्स के लिए आपको सेम एक्सरसाइज करनी है पेपर 1 के लिए। अब इसमें क्या होगा, ठीक है, आपके तकरीबन जो है आपके नियरली लेट से कि पिछले 7 साल में, ठीक है, नियरली आपके जो हैं 150 to 180 क्वेश्चंस पूछे गए हैं पेपर 1 से, है ना। तो आपको डुप्लीकेट करके क्या है ना 100 to 120 क्वेश्चंस आ जाएंगे। और वो जो क्वेश्चंस हैं आपके चैप्टर वाइज डिसाइडेड है और टॉपिक वाइज डिसाइडेड है, और टॉपिक में भी क्रोनोलॉजी वाइज डिसाइडेड है। ठीक है, आपने लिख रखे हैं, है ना, 120 क्वेश्चंस। अब एक टेस्ट सीरीज लेनी है आपको पिछले साल की, जो भी टेस्ट सीरीज है या 2022 की, ठीक है, उसको भी आपको सिमिलर चीज करनी है, एक टेस्ट सीरीज, बस एक टेस्ट सीरीज। ठीक है, किसी भी मेजर कोचिंग की जो भी आपको लगता है कि बहुत अच्छी उस फील्ड में कोचिंग है, जैसे PSIR की होगी शुभ्रा रंजन मैम। ठीक है, तो वो टेस्ट सीरीज लेनी है आपको लास्ट ईयर की, सिमिलरली सेम एक्सरसाइज करनी है उस टेस्ट सीरीज में। पेपर 1 में टॉपिक 1 में कितने क्वेश्चंस आए, तो इस तरीके से आपका क्या होगा ना, इस तरीके से आपके 50 और लगभग PYQ ही पूछते हैं टेस्ट सीरीज वाले भी घुमा फिरा के। ठीक है, तो आपको वही और करके तो आपके नियरली जो है 50 क्वेश्चंस ऐड होंगे आपके। तो नियरली आपके 150 to 200 क्वेश्चंस के बीच में, डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, आपके प्रोबेबल क्वेश्चंस बन जाएंगे कि जो टेस्ट सीरीज में पूछे हुए हैं आपसे और जो 7 ईयर PYQ में आ रखे हैं। ठीक है, जो प्योरली करंट अफेयर क्वेश्चन है उनको छोड़ के आपके इतने क्वेश्चंस बन जाएंगे, 150 to 200 क्वेश्चंस इन पेपर 1। ठीक है, इन पेपर 1, और ये डिसाइडेड होंगे चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज। ठीक है, ये 200 क्वेश्चंस हैं। अगर एक उसमें एक पेज में आप 4 क्वेश्चंस भी लिखते हो तो आपके 50 पेजेस में कंप्लीट जो है क्वेश्चन की लिस्ट आ जाएगी।
ठीक है, इस एक्सरसाइज को कर लो आप। इस एक्सरसाइज में लगेंगे आपको 3 से 4 दिन मैक्स, दोनों पेपर में लगेंगे 3 से 4 दिन, तो एक पेपर में आपको लगेंगे 2 दिन। ठीक है, और सिमिलर एक्सरसाइज आपको पेपर 2 के लिए करनी है। पेपर 2 में भी कितने हो जाएंगे, 150 to 200 क्वेश्चंस हो जाएंगे, और ये भी लग जाएंगे आपके चैप्टर वाइज, पेपर वाइज, टॉपिक वाइज सॉरी, और टॉपिक के अंदर भी वो जो क्रोनोलॉजी है, क्रोनोलॉजी वाइज। अब आपको क्या करना है, ठीक है, ये भी आपके 50 पेज हो गए। आपकी 2 पतली पतली कॉपी बन चुकी हैं 50-50 पेजेस की, उसमें आपके प्रोबेबल क्वेश्चंस आ गए। ठीक है, उसमें एक टेस्ट सीरीज प्लस आपका एक जो 7 इयर्स PYQ। अब आप दिल पे हाथ रख के बताओ कि इन क्वेश्चंस में जो भी आपको आंसर लिखना था, क्या 2024 में इन टॉपिक्स के अलावा कुछ भी आएगा नया, और आएगा तो कितना परसेंट आएगा? आई वुड नॉट से नॉट मोर देन 5 to 10% न्यू। 90% आपका जो ऑप्शनल का पेपर आएगा वो इन्हीं क्वेश्चन का रिपीटिशन होगा। अब वो किसी और लैंग्वेज में हो बात अलग है, लेकिन टॉपिक्स यही पूछे जाएंगे आपसे, और आंसर जो इसमें लिखोगे वो आपको वही लिखना है आंसर। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जस्ट बाई प्रिपेयरिंग योर 400 मैक्स क्वेश्चन, ठीक है, 300 to 400 क्वेश्चंस के बीच में आएगा आपका, जस्ट बाई प्रिपेयरिंग दीज क्वेश्चंस यू विल कंप्लीट योर ऑप्शनल विद 90%, मोर देन 90%। और इसके अलावा अगर मान लो 10% कुछ भी आता है यूपीएससी में, कुछ भी ऑप्शनल में आता है, तो उसको वैसे भी कर लोगे आप, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस इतनी हो चुकी है कि आप अवेयर पूरे सिलेबस से इतना हो गए हो। ठीक है, यूजुअली ये एक्सरसाइज आपको जब करनी चाहिए जब ऑप्शनल पढ़ा ही ना हो बिल्कुल भी, लेकिन आपने ऑप्शनल पढ़ रखा है तो इस एक्सरसाइज को और भी अच्छे से आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको 300 to 400 क्वेश्चंस बनाने हैं। ठीक है, अब आपने क्वेश्चन लिख लिए, अभी तक आपका किसी कंटेंट का रोल नहीं आया, ना ही आपको ऑप्शनल की क्लास नोट्स पढ़ने हैं अपने कोचिंग के, ना ही आपको कोचिंग का प्रिंटेड मटेरियल पढ़ना है अभी तक के लिए, ना ही आपको जो है टेस्ट सीरीज के मॉडल आंसर पढ़ने हैं, कुछ नहीं पढ़ना है अभी तक आपको। ठीक है, बिना कुछ पढ़े इतना हो गया कि आपने ये बता दिया कि अगले साल 90% सिलेबस यहीं से आने वाला है, और सिर्फ 100 पेजेस में कंटेंट रेडी हो गया आपका, 100 पेजेस में आपका पूरा रेडी हो गया कि इसमें इससे बाहर नहीं आएगा। अब आपको क्या करना है मैं बताता हूं। जो भी ये क्वेश्चंस आपने बनाए हैं, चैप्टर 1 टॉपिक 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। अब इस क्वेश्चन का आपको मॉडल आंसर बनाना है। अब ये मॉडल आंसर कैसे बनाओगे आप? कई सारे सोर्सेज से मॉडल आंसर बना सकते हो आप। सबसे पहला सोर्स है टॉपर कॉपीज। टॉपर कैसे आंसर लिख रहे हैं वैसा आंसर बनाना है आपको। इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, सब स्ट्रक्चर के बाद पॉइंट्स, गुड आर्ग्यूमेंट्स और उनके एग्जांपल्स। ठीक है, दूसरी चीज जो मॉडल आंसर कोचिंग की टेस्ट सीरीज में दिए हुए हैं, कोचिंग के मॉडल आंसर। तीसरी चीज, जो भी आपकी बुक्स आती हैं, जो कि PYQ सॉल्व्ड बुक्स आती हैं, सॉल्व्ड PYQ बुक्स, इनमें आंसर अच्छे नहीं रहते हैं। ठीक है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, इनमें आंसर ज़्यादा अच्छे नहीं रहते हैं, तो इसमें पिक एंड चूज़ करेंगे आप। तो मेरा कहने का मतलब ये है। और दूसरा, आपके जो भी कोचिंग के नोट्स हैं, क्लास नोट्स हो गए, या फिर आपकी स्टैंडर्ड बुक्स हो गई, ठीक है, स्टैंडर्ड बुक्स हो गई, या फिर आपका कोचिंग का प्रिंटेड मटेरियल हो गया, ये सब चीज़ें अब पढ़नी है। और किस लिए पढ़नी है ये सब चीज़ें? ये सब चीज़ें पहले नहीं पढ़नी, शुरू में आपने पढ़ लिया उसके बाद आंसर लिख रहे हो, नहीं, पहले क्वेश्चन बना लो, उसके बाद ये सब चीज़ें पढ़नी है। इसका वन रीज़न होना चाहिए पढ़ने का बस, कि उस मॉडल आंसर को कैसे बनाना है, हाउ टू मेक मॉडल आंसर, हाउ टू मेक मॉडल आंसर। तो इसमें जैसे स्टैंडर्ड बुक आप पढ़ रहे हो तो पूरी बुक 1 वर्ड टू लास्ट वर्ड नहीं पढ़नी है, आपको बस पिक एंड चूज करना है कि ये टॉपिक का आंसर इस बुक में कहाँ दे रखा है, सिर्फ उसी पेज पे जाना है और वही पैराग्राफ पढ़ना है जहां पे आंसर दे रखा है, वरना नहीं पढ़ना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है इस बुक में से। सिमिलरली कोचिंग का प्रिंटेड मटेरियल आपको देखना है, कहाँ आंसर दे रखा है बस वही करना है। और ये ध्यान रखें, इस मॉडल आंसर की कुछ प्रॉपर्टीज होंगी,
ठीक है, इस मॉडल आंसर की कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। पहली प्रॉपर्टी ये है कि इट शुड नॉट बी मोर देन 300 वर्ड्स। ठीक है, आपको बुक ये है टापनी नहीं है, बुक चेपनी नहीं है आपको, ना ही आपका कोचिंग का मटेरियल चेपना है। ये 300 वर्ड में होना चाहिए मॉडल आंसर। ठीक है, 300 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है 20 मार्क्स का भी आ गया तो 300 वर्ड से ज़्यादा आपको नहीं लिखना होता है, और ना ही आपके पास टाइम है लिखने का। तो और जो 10 मार्क्स का भी क्वेश्चन है ना, उसको भी आप 300 वर्ड्स में ही लिखो, बिकॉज दैट माइट बी रिपीटेड अगेन एंड इट माइट बी आस्क्ड इन 20 मार्क्स। ठीक है, तो इसलिए आप 300 वर्ड्स में हर क्वेश्चन का आंसर लिखोगे। ठीक है, और इसकी पेपर 1 की अलग कॉपी बनाओगे, पेपर 2 की अलग कॉपीज बनाओगे, और जब तक बनाओगे जब तक कि आपके मॉडल आंसर सॉल्यूशन ना हो जाए। तो 300 वर्ड्स लेट से आप 4 पेजेस में लिख रहे हो, 300 वर्ड्स 4 पेजेस में लिख रहे हो, एंड लेट से मैक्सिमम देयर आर 200 क्वेश्चंस इन पेपर 1। ठीक है, 4 टू 8, 800 पेजेस में आपका कंप्लीट हो जाएगा पेपर 1 कंप्लीट 800 पेजेस में। और वो हैंड राइटिंग वाले पेजेस होंगे, और ये जो मॉडल आंसर आप बनाओगे ये आप हैंड राइटिंग में बनाओ। आई वुड सजेस्ट कि आप अपने हाथ से लिखो, क्योंकि इससे प्रैक्टिस भी हो रही है आपकी। ठीक है, अब 800 पेजेस का मतलब क्या हो गया, 2 क्लासमेट कॉपीज, 2 क्लासमेट 400 पेजेस कॉपी। ठीक है, 2 क्लासमेट 800 पेजेस कॉपी, और दोनों पेपर का मिला के पेपर 1 पेपर 2 कितनी हो गई, 4 कॉपीज। अब ये 4 कॉपियों में आपका सारा ऑप्शनल कवर है। टाइमिंग अभी मैं बाद में बताऊंगा। 4 कॉपियों में आपका सारा ऑप्शनल कवर है। आपने सारे सोर्स भी अपने छान लिए, जितने भी ये सोर्स हैं ये सारे सोर्स छान लिए आपने, और उतना छाना जितना रिक्वायर्ड है, कि इतनी सारी बुक्स हैं उसमें से आपने मतलब प्रैक्टिकली कितना पढ़ा होगा इन मॉडल आंसर को बनाने के लिए, इतना तो इतना जो भी रिडंडेंट है, जो कि नहीं पढ़ना था आपने छोड़ दिया। सिमिलरली कोचिंग के मॉडल आंसर इतने हो गए, लेकिन आपने इतना पढ़ा है, इतना जो भी रिडंडेंट था आपने छोड़ दिया। सिमिलरली प्रिंटेड मटेरियल इतना बड़ा है, उसमें इतना पढ़ा है, बाकी जितना भी रिडंडेंट था आपने छोड़ दिया। तो ये जो छोड़ना है ना, इससे टाइम कटेगा आपका। मैंने बोला 3 वीक्स में कंप्लीट कर लोगे, 3 वीक्स में हो जाएगा, लेकिन जो भी आपका 4-5 महीने का टाइम था ना, जो इस रिडंडेंट को पढ़ने में और प्रोसेस करने में गया है, वो आपका खत्म हो चुका है इस स्ट्रेटेजी को अपनाने के बाद। अब क्या करना है आपको, ठीक है, ये जो 4 कॉपीज आपने बनाई है, ठीक है, जैसे, और इनके जो मॉडल आंसर आपने बनाए हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज बता देता हूं। जैसे इंट्रो लिखना है, इंट्रो शुड नॉट बी मोर देन 5 लाइन्स। बॉडी लिखनी है, बॉडी एटलीस्ट बी डिवाइडेड इनटू 4 to 5 सब पार्ट्स। Every subpart should have subheading of subpart। ठीक है, सबहेडिंग ऑफ सबपार्ट होगी। फिर उसके बाद आएंगे सब मतलब पॉइंट्स। आपके पॉइंट्स में आपका आर्ग्यूमेंट होगा और एग्जाम्पल होंगे। अगर आपको ये आर्ग्यूमेंट जो है किसी भी सोर्स पे नहीं मिल रहा है तो गूगल पे देखो। मैं आपको बता रहा हूँ कि इन सारे सोर्स आपके पास रेडी हो जाएंगे ना, उसके बाद भी आंसर नहीं मिलेंगे आपको कई सारे क्वेश्चंस के, आपको गूगल करना पड़ेगा। अब आपको इससे ये पता लगेगा कि कितना सारा मटेरियल पढ़ने के बाद भी आपके आंसर नहीं आ रहे यूपीएससी के। उस एक्सरसाइज के बाद आपको गूगल करके ये आर्ग्यूमेंट्स और एग्जांपल लेने पड़ेंगे। ठीक है, और अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से 5-6 पॉइंट्स इन एवरी सब पार्ट। तो आपके नियर बाई इन एवरी क्वेश्चन यू विल राइट अराउंड 20 पॉइंट्स। ठीक है, तो आपका ये जो फॉर्डर मटेरियल प्रिपेयर हो रहा है, यहाँ पर आपका फॉर्डर मटेरियल प्रिपेयर हो रहा है। ठीक है, तो ये 20 पॉइंट्स इन एवरी क्वेश्चन आप लिखोगे, और 400 क्वेश्चन आप लिखोगे। ये मैक्स है 400, आपके 300 में भी ऑप्शनल कवर हो सकता है। तो मेरा बेसिकली मतलब ये कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज। ठीक है, 450 भी चला जाए तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन 400 से कम में ही हो जाता है इन माई एक्सपीरियंस। अब आप ये सारा प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, तो आपका फॉर्डर मटेरियल भी क्लियर होगा। तो जो भी 10% एक्स्ट्रा यूपीएससी नया कुछ पूछ लेगी ना, तो वो भी आपका कवर हो जाएगा। अब इससे क्या बेनिफिट हो रहा है, बेनिफिट देखते हैं। बेनिफिट्स देखते हैं इसके, इस स्ट्रेटजी के। पहला बेनिफिट, आपका टाइम कम लग रहा है, टाइम रिड्यूस हो रहा है आपका। टाइम कैसे रिड्यूस हो रहा है, मान लो आपने सिर्फ जो क्वेश्चन जो मैंने फर्स्ट कॉपी बताई थी 100 पेजेस की, जिसमें आप पेपर 1 पेपर 2 के प्रोबेबल क्वेश्चंस लिख रहे हो, ठीक है, उस कॉपी को बनाने में आपको 4 डेज लगेंगे। एंड इवन इफ यू आर मेकिंग मॉडल आंसर ऑफ लेट्स से
15, मेरे हिसाब से 1 डे में, एक दिन में आपको 10 to 15, मतलब डिपेंडिंग अपॉन, लेकिन 15 ठीक है, 15 मॉडल आंसर एक दिन में बनने चाहिए इफ़ यू आर रीडिंग 9 आवर्स पर डे। मतलब 9 घंटे आप मेहनत कर रहे हो, 9 से 10 घंटे एक दिन में, तो 15 मॉडल आंसर आपके बन जाने चाहिए इफ़ यू आर गोइंग विद दिस रेट। ठीक है, इफ़ यू आर गोइंग विद दिस रेट 20 डेज में आपका ऑप्शनल प्रिपेयर हो जाएगा, 20 डेज में ऑप्शनल प्रिपेयर हो जाएगा आपका। ठीक है, और 24 डेज ये हो गए, 24 डेज, तो नियरली 3 वीक्स में आपका ऑप्शनल कंप्लीट हो गया। अब बताओ मैं गलत कह रहा हूँ क्या? 3 वीक्स में कंप्लीट हो जाएगा। 3 वीक्स नहीं तो 4 वीक्स में तो हो ही जाएगा एनी हाउ। 4 वीक, अगर ये जब स्ट्रेटेजी है, अगर सिर्फ आप ऑप्शनल कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है, 4 वीक्स में कंप्लीट हो जाएगा ऑप्शनल। अब मान लो आप ऑप्शनल में, जैसे मैंने बोला था कि जनवरी तक भी आप जो है 3 आवर्स पर डे दे सकते हो ऑप्शनल में, तो अगर लेट से आप 3 आवर्स पर डे दोगे और 3 घंटे में आप जो है 3 मॉडल आंसर बना रहे हो, ठीक है, 3 से 4 मॉडल आंसर बना रहे हो, वैसे मेरे हिसाब से 4 बन जाने चाहिए, ठीक है, 3 से 4 मॉडल आंसर बना रहे हो, तो आपके 4 वीक्स में पेपर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी आपको 2 मंथ्स लग रहे हैं। 2 मंथ्स मतलब जनवरी एंड तक अगर आप 3 से 4 घंटे भी डेली ऑप्शनल में दे रहे हो, तो ये 2 महीने में आपका कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना है, प्रीलिम्स निकलने के बाद, प्रीलिम्स जब हो जाएगा उसके बाद कुछ नहीं करना, ये जो आपके 400 क्वेश्चंस रहेंगे ना, ठीक है, इसको डेली आपको जो है 5-6 क्वेश्चन लिखने हैं, राइट, डेली। इन्हीं में से जो भी आपने मॉडल आंसर बनाए वही 5-6 क्वेश्चन आपको डेली राइट करने हैं, और आपका इजीली जो है, इजीली इफ यू, इवन इफ यू आर गिविंग 2 आवर्स पर डे इन योर ऑप्शनल, ठीक है, इजीली आपका जो है 2 मंथ्स में कवर हो जाएगा ऑप्शनल, इजीली कवर हो जाएगा 2 मंथ्स में, मतलब राइटिंग हो जाएगी उसकी। उसके बाद आपको ये सोर्स प्रिपेयर करने के बाद, ये जो मैंने 4 कॉपीज़ बताई क्लासमेट की, इन 4 कॉपीज़ को प्रिपेयर करने के बाद, ठीक है, और मॉडल आंसर फॉर्म में अपने नोट्स बनाने के बाद, आपको कोई स्टैंडर्ड सोर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगेन, आपको कोई कोचिंग का मटेरियल नहीं पढ़ना, आपको कोई टेस्ट सीरीज नहीं लगानी, ठीक है, और आपको कोई भी जो है क्लास नोट्स नहीं पढ़ने, आपको कोई स्टैंडर्ड बुक्स नहीं पढ़नी, तो वो सारा रिडंडेंट मटेरियल खत्म हो गया, बस इसको पढ़ना है क्योंकि पेपर इसी में से आएगा। ठीक है, और आपको दिल पे हाथ रख के बताओ पेपर आएगा कि नहीं आएगा, है ना, पेपर इसी में से आएगा, बस ये पढ़ना है, और इसके बाद गारंटीड 300 प्लस आपके पक्के हैं, क्योंकि जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चन आपने 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर रखे हैं ऑलरेडी, और पढ़ तो कितनी बार रखे हैं, तो 300 प्लस नहीं आएंगे तो मेरे को बताना फिर। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, और कोई भी आपको डाउट हो रिगार्डिंग ऑप्शनल आपका नहीं प्रिपेयर हो रहा है या फिर, तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ टेलीग्राम मेरा चैनल है @freedom UPSC, उस पर आप मैसेज करें, और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।